प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास लेखन। इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण है। जैसे पहला है प्राच्यवादी, दूसरा है उपयोगितावादी, तीसरा है राष्ट्रवादी, चौथा है मार्क्सवादी, पांचवा है संशोधनवादी, छठा है अद्यतन। प्राच्यवादी और उपयोगितावादी को मिलाकर बनता है साम्राज्यवादी। अगला हेडिंग है प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। इतिहास लेखन से तात्पर्य है अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, अर्थात अलग अलग समूह के विद्वानों ने पृथक पृथक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के इतिहास को देखा, उनकी व्याख्या की। उनका उद्देश्य भी पृथक था, फिर भी उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण, अपने अपने ढंग से इतिहास के अध्ययन में योगदान दिया। परंतु उनमें से प्रत्येक समूह के इतिहासकारों की अपनी अपनी की सीमा रही। प्राच्यवादी दृष्टिकोण। आधार। पहला है ब्रिटिश अधिकारी एवं विद्वान लंदन, दूसरा है जर्मन बर्लिन, तीसरा है मॉस्को रूस। जैसा कि उपरोक्त डायग्राम दर्शाता है कि प्राच्यवादी विद्या के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, लंदन, बर्लिन और मॉस्को। प्राच्यवादियों को इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता था, यद्यपि अपने आप को एंटीक्वेरियन भी कहते थे, अर्थात प्राचीनता में रुचि लेने वाला। प्राच्यवादी से तात्पर्य है प्राचीन भारत के अतीत और संस्कृति में अतिरिक्त रुचि लेना और उसके उद्घाटन के लिए कदम उठाना। इनका क्या योगदान था? योगदान पहला है प्राचीन भारत का आधुनिक अध्ययन 18वीं सदी में आरंभ हुआ तथा इसमें पहल प्राच्यवादियों ने की। इन प्राच्यवादी विद्वानों में विलियम जोन्स, कोलब्रुक, विल्किंस, जर्मन विद्वान मैक्स मुलर आदि का नाम लिया जा सकता है। दूसरा है इन्होंने प्राचीन संस्कृति ग्रंथों को प्रकाश में लाया तथा उनका अध्ययन एवं अनुवाद किया। इस उद्देश्य में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। आगे बॉम्बे एवं लंदन में इस प्रकार की सोसाइटी बनी। तीसरा है कनिंघम महोदय की पहल पर पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन हुआ तथा अतीत के अध्ययन के लिए सिक्के, अभिलेखों और स्मारकों की खोज आरंभ हुई। उसी प्रकार रॉबर्ट ब्रूसफुट के प्रयास से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित हुआ तथा आदि मानव की गतिविधियों का अध्ययन आरंभ हो गया। इनकी क्या सीमाएं रहीं? सीमाएं पहला है अनेक प्राच्यवादी ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका अपना साम्राज्यवादी हित था, अर्थात उनका मानना था अगर ब्रिटिश अधिकारी के रीति रिवाज एवं परंपरा का बेहतर ज्ञान होगा तो वो ब्रिटिश हित में उचित रूप में कार्य कर सकेंगे। दूसरा, उन्हें भारतीय समाज एवं संस्कृति की उचित समझ नहीं थी, अतः वे पश्चात दृष्टिकोण से इनकी व्याख्या करने लगे। पश्चिमी विश्व में भारत के विषय में अनेक प्रकार के भ्रम फैलाने में इनका योगदान रहा। फिर उन्होंने प्राचीन भारत के अध्ययन एवं अनुवाद में ब्राह्मणों के जिस समूह का सहारा लिया उसमें भी इनके समक्ष एक पक्षीय तस्वीर प्रस्तुत की। अब अगला चिंतक है उपयोगितावादी चिंतक। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की संतान है ये। उद्देश्य इनका भी था भारत में सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना ताकि भारत ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बन सके। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में विद्वानों का एक नया समूह सक्रिय हुआ। इसे उपयोगितावादी समूह कहा जाता है। इस समूह के विद्वानों प्राच्यवादी चिंतकों के कट्टर आलोचक थे और ऐसा मानते थे कि प्राच्यवादी विद्वानों ने भारतीय अतीत और संस्कृति की व्यर्थ में प्रशंसा की है। इनके विचार में भारतीय समाज एवं संस्कृति पतनशील एवं परिवर्तनहीन थी। बदले में इन विद्वानों ने ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में भारत में सुधार तथा परिवर्तन पर बल दिया। 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण उपयोगितावादी चिंतक जेम्स मिल थे। इनके प्रमुख विचारक पहला है इन चिंतकों के विचार में प्राचीन भारत में राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका था तथा भारतीय लोग हमेशा निरंकुश शासकों के द्वारा शासित होते रहे थे। निरंकुश शासन का मुद्दा उठाकर कहीं न कहीं वे ब्रिटिश शासन के निरंकुश स्वरूप का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। जेम्स मिल की इसी अवधारणा ने आगे कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा का औचित्य सिद्ध कर दिया। दूसरा है सबसे बढ़कर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण किया। उसने 1817 में भारत का प्रथम इतिहास लिखा तथा उसे
हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित कर दिया। परंतु इस अवधारणा में निम्नलिखित दोष थे। हिंदू काल क्यों नहीं कह सकते? प्राचीन भारत के लोग अपने अपने को हिंदू नहीं कहते थे। सर्वप्रथम ईरानियों एवं अरबियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ हिंदू शब्द भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता था, अर्थात सिंधु प्रदेश के पूरब का क्षेत्र। बी, सामान्यतः हिंदू शब्द की पहचान ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ की गई थी, परंतु जैसा कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण पंथ के समानांतर बौद्ध, जैन एवं अन्य पंथ भी प्रचलित रहे थे। दूसरा है, मुस्लिम काल क्यों नहीं कह सकते? इस काल में मुसलमान अल्पसंख्यक शासक वर्ग से संबंध रहे थे, किंतु बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी। वस्तुतः इतिहास केवल शासक के आधार पर निर्धारित नहीं होता। भारतीय उपमहाद्वीप में किसी एक काल में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि पृथक पृथक काल में स्थापित हुई थी। फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम शासकों के समानांतर हिंदू शासक भी शासन करते रहे थे। ब्रिटिश काल क्यों नहीं? ए, अगर धर्म के आधार पर विभाजन था तो ब्रिटिश काल की जगह ईसाई काल होना चाहिए था। बी, ब्रिटिश काल का भारतीयकरण हो ही नहीं सका, वे पूर्ववर्ती शासक ही बने रहे। अगला हेडिंग है, कुछ अन्य यूरोपीय लेखक जैसे मैक्समूलर आर्य समूह की अवधारणा देकर यूरोपीय एवं स्वर्ण भारतीयों के बीच एक बंधुता एवं भाईचारे का संबंध निर्धारित करना। दूसरा है मार्क्स के द्वारा एशियाई उत्पादन प्रणालियों अथवा प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा दिया। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद और यूरोपीय समाज की सच्चाई। ठीक है, पहला है मैक्समूलर यह एक जर्मन चिंतक था। इसने वैदिक आर्यों का अध्ययन करते हुए इस बात की ओर संकेत किया कि वैदिक आर्य एक नस्लीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि यह धारणा आगे गलत प्रमाणित हो गई। वैदिक आर्यों का एक भाषाई समूह निर्धारित किया जाने लगा। मार्क्स यह भी जर्मनी से जुड़ा रहा था। इसने भारत के संदर्भ में एशियाई उत्पादन प्रणाली अथवा प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा दी। इसके निम्नलिखित पक्ष थे। पहला है, भारत में ऊपरी स्तर पर निरंकुश शासक स्थापित होते जो सशक्त नौकरशाही एवं सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण के माध्यम से उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा है, निचले स्तर पर एक स्वावलंबी ग्रामीण समुदाय होता जो उत्पादन करता था और फिर सामूहिक रूप से जीवन यापन करता था। यहाँ भूमि पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि सामुदायिक स्वामित्व होता था। तीसरा, मार्क्स के अनुसार यह व्यवस्था सदियों से कायम थी। इसके विचार में भारतीय समाज में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि बाह्य कारण के द्वारा ही यह परिवर्तन लाया जा सकता था। आगे कार्ल मार्क्स के विचार को स्वयं मार्क्सवादी विद्वानों ने ही चुनौती दे डाली। मैक्स वेबर यह भी एक जर्मनी का समाजशास्त्री था। इसने इस तथ्य की व्याख्या करने का प्रयास किया कि भारत में पूंजीवाद क्यों नहीं आ सका, जबकि यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ था। इसके लिए उसने एक पुस्तक लिखी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें इसने यह निर्धारित करने का प्रयत्न किया कि यूरोप के प्रोटेस्टेंट धार्मिक पंथ में एक प्रकार की आर्थिक तर्कशीलता था, परंतु भारत में चाहे वो ब्राह्मण पंथ हो, बौद्ध पंथ हो अथवा जैन पंथ हो, उनमें यह आर्थिक तर्कशीलता नहीं दिखती थी। परंतु मैक्स वेबर की यह अवधारणा भी लगभग खंडित हो चुकी है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये तथाकथित राष्ट्रवादी विद्वान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। इन्होंने 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में लिखना आरंभ किया तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को चुनौती दी। इन विद्वानों में आर.जी. भंडारकर, आर.सी. मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद रायचौधरी, यू.एन. घोषाल, के.पी. जायसवाल, एस. अल्टेकर आदि की चर्चा कर सकते हैं। अपने लेखन में राष्ट्रवादी विद्वानों ने प्राच्यवादी लेखकों के दृष्टिकोण को महत्व दिया, क्योंकि उसमें भारतीय अतीत और संस्कृति की प्रशंसा निहित थी।
वहीं दूसरी तरफ उपयोगितावादी लेखकों के विचारों को चुनौती दी। इनका क्या योगदान रहा? योगदान देखते हैं। पहला है, इन्होंने नए ग्रंथों की खोज जारी रखी तथा पुरातात्विक खोज को भी बढ़ावा दिया। फिर पुरातात्विक और साहित्यिक ग्रंथों दोनों के आधार पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। दूसरा है, इन विद्वानों ने उपयोगितावादी लेखकों को चुनौती देते हुए यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि प्राचीन भारत के लोगों ने भी राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का उचित तरीके से विकास कर लिया था। उदाहरण के लिए यूएन घोषाल जैसे राष्ट्रवादी लेखक ने मैक्स मुलर एवं ब्रूमफील्ड जैसे ब्रिटिश विद्वानों को चुनौती देते हुए यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि प्राचीन भारतीय के लोगों ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया। उसी प्रकार केपी जायसवाल ने इस मत का खंडन किया कि प्राचीन भारत में शासक निरंकुश थे। राष्ट्रवादी विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थाओं तथा धर्म के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई तथा क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन पर भी काम किया। सबसे बढ़कर इन्होंने जेम्स मिल के द्वारा स्थापित नामांकन यथा हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल को अस्वीकार कर दिया। बदले में इन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया। सीमाएं इनकी क्या रहीं? क्या क्या सीमाएं देखते हैं। पहला है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को चुनौती देने के क्रम में इन्होंने भारतीय इतिहास के कुछ कालों के उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। दूसरा, इन्होंने राजनीतिक एवं धार्मिक इतिहास के अध्ययन में तो विशेष रुचि ली, परंतु आर्थिक सामाजिक इतिहास के अध्ययन में इतनी रुचि नहीं ले सके। तीसरा, इन्होंने अध्ययन स्रोत के रूप में संस्कृत ग्रंथों को तो विशेष महत्व दिया, वहीं पाली प्राकृतिक ग्रंथों को अपेक्षाकृत अस्वीकार कर दिया, अर्थात उन्हें नज़रअंदाज किया। इस कारण उनके लेखन में समाज के अभिजात्य वर्ग, इलाइट क्लास के जीवन की तो झलक मिलती है, परंतु जनसामान्य के जीवन की झलक नहीं मिलती है। चौथा, अंत में इन्होंने जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास के नामांकन को तो अस्वीकार कर ही दिया, परंतु विभाजक का आधार पुराना ही बना रहा। अगला है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में देखिए, उत्पादन की पद्धति, उत्पादन संबंध, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैचारिक संरचना, दूसरा ऊपरी ढांचा, उत्पादन के साधन, आर्थिक ढांचा, मूल ढांचा वगैरह के बारे में चर्चा की गई है। तो आगे पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। मार्क्सवादी एक राजनीतिक चिंतक था, परंतु उसने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की दिशा ही बदल दी, जिसमें इतिहास भी शामिल है। कार्ल मार्क्स के पूर्व 18वीं सदी के चिंतकों ने यह घोषित किया था कि इतिहास में परिवर्तन बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, परंतु कार्ल मार्क्स ने उपर्युक्त अवधारणा को बदल दिया। उसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की तथा इतिहास में परिवर्तन को आर्थिक परिवर्तन से जोड़कर देखा। उसके विचार में उत्पादन के साधन पर जो आर्थिक ढांचा होता है, जिसे कार्ल मार्क्स मूल ढांचा का नाम देता है। नियंत्रण स्थापित करने के लिए दो वर्गों के बीच नियंत्रण संघर्ष होता रहता है। फिर इस संघर्ष के पश्चात जो विजेता बनकर उभरता है, वह उत्पादन के साधन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। किंतु उसकी चिंता यही समाप्त नहीं होती है, अपितु अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में, जिसे मार्क्स ऊपरी ढांचा का नाम देता है और उत्पादन संबंध कहता है, इस प्रकार परिवर्तन लाता है कि आगे भी उत्पादन के साधन पर संबंधित वर्गों का नियंत्रण बना रहे। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना आर्थिक संरचना से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि आर्थिक संरचना में होने वाले बदलाव का परिणाम होती है। किंतु आगे मार्क्स के विचार ने आंशिक रूप में संशोधन एक इटालियन मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी ने लाया। ग्राम्शी मुसोलिनी की फांसीवादी के शोषण का शिकार हुआ।
ग्राम्सी मुसोलिनी की फांसीवादी के शोषण का शिकार हुआ और उसने यह भी देखा था कि किस प्रकार मुसोलिनी ने उग्र विचारधारा का सहारा लेकर इटालियन सरकार पर कब्जा कर लिया और फिर अर्थव्यवस्था को ही बदल डाला। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल मूल ढांचे की ही ऊपरी ढांचा को आकार नहीं देता है, बल्कि ऊपरी ढांचा भी अपने ढंग से मूल ढांचा को प्रभावित करता है। अतः इतिहास में परिवर्तन की भूमिका केवल मूल ढांचा में परिवर्तन के आधार पर न करके मूल ढांचा एवं ऊपरी ढांचे के परस्पर संबंधों के आधार पर होने वाले परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। यह गौर करने की वाली बात है कि भारतीय इतिहास पर काम करने वाले मार्क्सवादी इतिहास लेखक मार्क्स की तुलना एंटोनियो ग्राम्सी के मॉडल से अधिक प्रभावित है। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रचलन का श्रेय डी कौशाम्बी को है। उन्होंने 1956 में एक पुस्तक लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस पुस्तक में पहली बार उन्होंने इतिहास की व्याख्या मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा के परस्पर संबंधों के आधार पर की तथा यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि उत्पादन के साधन में होने वाले परिवर्तनों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को जोड़कर देखना इतिहास का अध्ययन है। आगे राम शरण शर्मा, डी.एन. झा और बी.एन.एस. यादव ने अपने ढंग से इसमें योगदान दिया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास लेखन की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने इतिहास के अध्ययन को राजनीतिक इतिहास से अराजनीतिक इतिहास की ओर मोड़ दिया, अर्थात आर्थिक सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष जोर दिया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का योगदान हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला है, इसने परिवर्तन की व्याख्या बदल दी। उदाहरण के लिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों का जोर इस बात पर रहा था कि भारतीय समाज के अंदर परिवर्तन की आंतरिक शक्ति नहीं है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों का जोर इस बात पर रहा था कि भारतीय समाज के अंदर परिवर्तन की आंतरिक शक्ति नहीं है, बल्कि बाह्य कारण के द्वारा ही यहाँ परिवर्तन लाया जाता रहा है। राष्ट्रवादी विद्वानों ने निश्चय ही इस अवधारणा को चुनौती दी तथा यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण हैं, परंतु उन्होंने परिवर्तन का मुख्य कारक राजवंश अथवा विशिष्ट शासक, उनके विचार और नीतियों को माना था। दूसरी तरफ मार्क्सवादी लेखकों ने पूरी धारणा ही बदल दी। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को परस्पर जोड़कर देखा। इसे निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। बुद्ध काल का अध्ययन करते हुए आर एस शर्मा ने द्वितीय नगरीकरण के उद्भव को कृषि के क्षेत्र में लौह के उपकरणों के प्रयोग से जोड़कर देखा। उनके विचार में कृषि उत्पादन के अधिशेष ने शिल्प एवं उद्योग, व्यापार तथा नगरीकरण के उत्थान को संभव बनाया। आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों ने राज्य निर्माण को संभव बनाया। अस्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही का गठन हुआ। सामाजिक क्षेत्र में विभाजन बढ़ गया तथा धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। इसका परिणाम था एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन। रोमिला थापर ने अशोक के धम्म नीति को तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा। इसमें दूसरा है यह एक दिलचस्प तथ्य है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखकों ने कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा को सशक्त चुनौती दी। इन्होंने यह घोषित किया कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में तकनीक एवं आर्थिक परिवर्तन होता रहा और उसी के अनुकूल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी चलती रही। अर्थात एशियाई उत्पादन प्रणाली अथवा प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा यह मानकर चलती रही थी कि भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण विद्यमान नहीं है। तीसरा है, वस्तुतः पहली बार
वस्तुतः पहली बार मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने ही जेम्स मिल के काल विभाजन को वास्तविक चुनौती दी। इसने यह निर्धारित करने का प्रयत्न किया कि मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गौरी के आगमन की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, अपितु मध्यकाल का आगमन सामंतवाद के उद्भव के साथ माना जाना चाहिए। वस्तुतः मोहम्मद गौरी का आक्रमण एक राजनीतिक घटना थी जिसे घटित होने का कारण था भारत के आर्थिक सामाजिक ढांचे में होने वाला बदलाव, और यह बदलाव तो सामंतवाद के उद्भव के साथ ही आरंभ हो गया था। इस प्रकार मार्क्सवादी लेखन में भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल की अवधारणा लाई। चौथा है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के साथ इतिहास के अध्ययन का बल अभिजात्य वर्ग की तुलना में जन सामान्य एवं कमजोर वर्गों के अध्ययन पर गया। वही समय था स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रकार मार्क्सवाद इतिहास लेखन एवं प्रजातांत्रिकरण एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते रहे। पांचवा, मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने साहित्यिक स्रोत की अध्ययन की पद्धति में भी बदलाव लाया। अब संस्कृत साहित्य के समानांतर पाली, प्राकृत जैसे लोक भाषा में लिखित साहित्य के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया गया। फिर अध्ययन स्रोत का विशेष रूप में आलोचनात्मक परीक्षण किया जाने लगा। किसी भी साहित्यिक स्रोत के अध्ययन से पूर्व यह पता करना भी अनिवार्य हो गया कि संबंधित लेखक का निजी दृष्टिकोण क्या है, संबंधित शासक के साथ उसका संबंध क्या है तथा उसके लेखन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सीमाएं। पहला सीमाएं में पहला है, इतिहास के अध्ययन के क्रम में इन्होंने वर्ग संघर्ष वाले पहलू पर कुछ ज़्यादा ही बल दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू यथा कला और साहित्य के अध्ययन में उतनी रुचि नहीं दिखाई। दूसरा है, यद्यपि उन्होंने अपने अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों का भी उपयोग किया, परंतु इन्होंने प्राथमिकता साहित्यिक ग्रंथों को ही दी, क्योंकि साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से वर्ग संघर्ष को दर्शाना अपेक्षाकृत आसान होता है। तीसरा है, इसमें कला और साहित्य का अध्ययन स्वतंत्र रूप में न करके आर्थिक सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया गया। इस तरह मार्क्सवादी इतिहास लेखन की भी अपनी सीमा बनी रही। आगे चलते हैं, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अतीत के बारे में तुम क्या जानते हो? बताओ कि अतीत के अध्ययन के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग होता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लाखों, हजारों एवं सैकड़ों वर्ष पूर्व जाते हैं। इतने पहले की घटना की जानकारी प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है कि हमें सूचना कौन प्रदान करेगा, कि जो सूचना हमें दी गई है वह प्रामाणिक सूचना है। प्रायः हमें दो स्रोत से सूचना प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत, या पुरातात्विक सामग्रियाँ या साहित्यिक सामग्रियाँ। पहला है पुरातात्विक सामग्रियाँ। धरती के ऊपर तथा उसके नीचे पुरातात्विक सामग्रियों का विपुल भंडार छिपा हुआ है। इनमें प्रस्तर यानी पत्थर एवं धातु के उपकरण, मृद्भांड, मकान, स्मारक एवं भवन अभिलेख, सिक्के आदि शामिल हैं। अगर हम आदि मानव के काल से गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की यात्रा करते हैं तो पुरातात्विक सामग्रियों के स्वरूप और उपलब्धता में भी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आरंभिक मानव के अध्ययन में हमें केवल प्रस्तर के उपकरण और कुछ हड्डियों के उपकरण मिलते हैं, परंतु जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे पुरातात्विक सामग्रियों का स्वरूप भी बदल जाता है।
साहित्यिक सामग्रियाँ, दूसरी है साहित्यिक सामग्रियाँ या साहित्यिक स्रोत। ये सामग्रियाँ पुस्तक और ग्रंथों के रूप में प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में साहित्य का भी प्रचुर भंडार मिलता है। इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य दोनों शामिल हैं। धार्मिक साहित्य को हम निम्नलिखित समूहों में बांटकर देख सकते हैं। पहला समूह है ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेदांत, पुराण, धर्मशास्त्र और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य आदि शामिल हैं। दूसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हीनयान एवं महायान दोनों प्रकार के साहित्य उपलब्ध है। पहली पाली भाषा में है तो दूसरी संस्कृत भाषा में है। तीसरा है जैन साहित्य। प्राचीन काल में जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में संकलित हुए थे। आगे संस्कृत में उन पर टीकाएँ भी लिखी गई। गैर धार्मिक साहित्य, चौथा है गैर धार्मिक साहित्य। इसमें अनेक ग्रंथ आते हैं यथा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव का कथा सरित सागर आदि। पांचवा है विदेशी साहित्य। आरंभिक साहित्य यूनानी रोमन साहित्य के रूप में दिखता है। आगे चीनी यात्रियों का आगमन हुआ और फिर प्रचुर मात्रा में चीनी साहित्य भी उपलब्ध हो गया। फिर 9वीं और 10वीं और 11वीं सदी में सुलेमान अल-मसूदी और अल-बरूनी जैसे अरबी यात्रियों का आगमन हुआ। उन्होंने भी अपना विवरण छोड़ा है। अगला हेडिंग है प्राचीन काल के अध्ययन में साहित्यिक सामग्रियां हमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है। अगला हेडिंग है प्राचीन काल के अध्ययन में साहित्यिक सामग्रियां हमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है। उसको देखते हैं। किसी युग के विषय में व्यापक सूचना हमें साहित्यिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। वह किसी काल विशेष की राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक संरचना एवं संबंध, विचारधारा, कला एवं साहित्य के विषय में विस्तार से सूचना प्रदान करता है। परंतु अध्ययन स्रोत के रूप में प्राचीन काल के साहित्यिक ग्रंथों की अपनी सीमाएं भी हैं, जो इस प्रकार की है। परंतु अध्ययन स्रोत के रूप में प्राचीन काल के साहित्यिक ग्रंथों की अपनी सीमाएं भी है, जो इस प्रकार है। इन ग्रंथों की प्रामाणिकता की समस्या अर्थात यह ज्ञात करना कठिन है कि इसका कौन सा अंश कब लिखा गया है। दूसरा, अनेक ग्रंथों पर लेखकों का नाम नहीं लिखे होने के कारण समस्या उपस्थित क्योंकि यह अनुमान करना कठिन हो जाता है कि संबंधित लेखक का उस रचना के पीछे उद्देश्य क्या था। तीसरा, अनेक ग्रंथों का स्थान निर्धारण भी कठिन हो जाता है, अर्थात वह कश्मीर में लिखा गया है अथवा उज्जैन में। इस कारण उसके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। चौथा, फिर धार्मिक ग्रंथों का धार्मिक पूर्वाग्रह से बचना भी कठिन है। इसका उद्देश्य किसी पंथ विशेष का प्रचार प्रसार करना होता है, इसीलिए वास्तविकता को तोड़ा मरोड़ा जाता है। पांचवा, इसी प्रकार अगर विदेशी साहित्य का कुछ योगदान है तो उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी है। विदेशी साहित्य का योगदान यह है कि कुछ विदेशी लेखकों ने ऐसे काल पर भी लिखा है जिस पर देशी लेखक विशेष काम नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त एक विदेशी लेखक सामान्यतः उन पूर्वाग्रह से मुक्त होता है जिससे देशी लेखक ग्रस्त होता है। परंतु विदेशी विवरण की सबसे बड़ी सीमा यह है कि सामान्यतः विदेशी लेखक भारत की परिस्थितियों से परिचित नहीं होते, इसलिए वे भारतीय समाज के विषय में कुछ अनोखा विवरण दे देते हैं। ऐसा उदाहरण हम मेगास्थनीज एवं अल-बरूनी दोनों के विवरण में पाते हैं। प्राचीन भारत की साहित्यिक सामग्रियों पर सबसे बड़ा प्रहार यह है कि कुछ पश्चिमी लेखकों का मानना है कि प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक सोच का अभाव था। उनकी कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसे हम विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कह सके। वस्तुतः इतिहास लेखन भारत में इस्लाम की देन है, किंतु परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि यह धारणा उचित नहीं है। इसका खंडन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। जो भी विद्वान ऐसा मानते हैं उनका तर्क निम्नलिखित है। अगर हम कल्हड़ की राजतरंगी को अपवाद में रखते हैं तो फिर हमें कोई भी ऐसा ग्रंथ प्राप्त नहीं होता जिसे हम विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कह सके, क्योंकि ये ग्रंथ मिथक एवं कल्पित घटनाओं से भरे हैं। दूसरा,
प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों के रूप में वे क्रमबद्ध रूप में घटनाओं के विवरण में उत्साह नहीं दिखाते हैं और न ही वे घटनाओं के बीच कार्यकरण पद्धति को खोजने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, प्राचीन काल के भारतीय लेखकों की काल निर्धारण की धारणा भी पृथक है। वे समय की गणना रेखीय रूप में न करके वृत्ताकार रूप में करते हैं, यथा क्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। पैरा चेंज करेंगे फिर। परंतु उपर्युक्त विचारों के आधार पर यह मान लेना कि प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था उचित नहीं है। हम निम्नलिखित आधार पर इस धारणा को चुनौती दे सकते हैं। पहला है, संपूर्ण विश्व में प्राचीन इतिहास लेखन का कोई समान मानदंड नहीं स्थापित किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक समाज ने अपनी इतिहास संबंधी अवधारणा को अपने उद्देश्य के अनुकूल पृथक पृथक रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ तक प्राचीन भारतीय लेखकों की इतिहास संबंधी अवधारणा का प्रश्न है, तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका आदर्श महाभारत नामक कृति में व्यक्त हुआ है तथा उनका उद्देश्य है 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना, अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना, 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना, 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना। 4 पुरुषार्थ हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इसलिए हमें उनसे यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वे प्राचीन यूनानी और रोमन विद्वानों की तरह घटनाओं के बीच कार्यकरण संबंध खोजने का प्रयत्न करें। दूसरा, फिर जैसा प्रोफेसर रोमिला थापर कहती हैं कि प्राचीन भारतीयों का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण था, वह स्थिर नहीं था, बल्कि वह समय के साथ विकसित और परिवर्तित होता रहा। उन्होंने इतिहास संबंधी दृष्टिकोण के विकास को तत्कालिक राजनीतिक सामाजिक प्रयत्नों से भी जोड़कर देखा है, अर्थात वंश समाज से राज्य समाज की ओर विकास के क्रम में इतिहास संबंधी दृष्टिकोण विकसित होता रहा। पैरा चेंज करेंगे। इन्होंने वंश समाज के साथ अंतर्निहित इतिहास से आशय है यह इतिहास समकालीन ग्रंथों एवं पुस्तकों में बिखरा पड़ा है, परंतु एक इतिहासकार को यह इतिहास मिथकों एवं गल्प कपोल कथाओं के बीच से अन्वेषण करके निकालना होता है। इस श्रेणी में दान, स्तुति, गाथा, आख्यान आदि को रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यज्ञ कराते हुए पुरोहित दान स्तुति का पाठ पढ़ता था, उसी प्रकार राजा की प्रशंसा में गाथा वाचन किया जाता था। आख्यान भी कथा का एक रूप था और वह भी राजा से जुड़ा हुआ था। उस काल में सूत और मगध जैसे अधिकारी होते थे। सूत और मागध जैसे अधिकारी होते थे जो घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते थे। आगे जैसे जैसे राज्य समाज स्थापित होने लगा, अंतर्निहित इतिहास से अभिव्यक्त इतिहास की ओर झुकाव बढ़ने लगा। इसका आरंभिक रूप इतिहास पुराण के रूप में प्रकट हुआ। रामायण और महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया तो पुराण को एक प्राचीन कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। वैसे रामायण और महाभारत भी कोई ऐतिहासिक कृति नहीं है, बल्कि गाथा और आख्यान का विकसित रूप है, परंतु फिर भी उनके माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों की अधिक जानकारी मिलती है। उसी प्रकार पुराणों से वंशावलियाँ स्पष्ट होने लगी। पैराग्राफ चेंज करेंगे। फिर उसका पैरा चेंज। उसका अगला चरण हम देखते हैं कि राजकीय अभिलेख, आत्मकथात्मक रचनाएं एवं चरित्र काव्य के रूप में समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से लेकर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के ग्वालियर अभिलेख तक हम ऐसे राजकीय अभिलेख पाते हैं जो प्रशस्ति के रूप में लिखा गया है, परंतु जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं की अधिक जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार बाणभट्ट के हर्षचरित ने एक नया लेखन आरंभ किया जो वाकपति मुंज के गौड़ वहो संध्याकर नंदी के रामचरित से लेकर बिल्हड़ की विक्रमांकदेव चरित्र के रूप में देखने को मिलता है। इन्हें
कथात्मक रचनाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल तक रासो काव्य लिखा जाने लगा। उदाहरण के लिए परमाल रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। ये रचनाएं अपने स्वरूप में आत्मकथात्मक थी, परंतु फिर भी इन रचनाओं में ऐतिहासिक घटनाओं की अधिक जानकारी मिलती है। इन्हें अभिव्यक्त इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार प्राचीन भारत में इतिहास लेखन संबंधी लेखन दृष्टिकोण स्थिर नहीं रहा था। पुरातत्व विज्ञान क्या है? ये अपने तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं और एनसीईआरटी से। पुरातत्व विज्ञान क्या है? अतीत के अध्ययन में इससे क्या सहायता मिलती है? प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इससे हजारों साल पहले जीवन कैसा रहा होगा ये पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य किस प्रकार हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी हो जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य किस प्रकार हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी हो जाता है, ये हेडिंग है। निम्नलिखित कारणों से देखेंगे। पहला, भारतीय इतिहास के अधिकांश भाग के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। साहित्यिक ग्रंथों की प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं होती है, जिसके अतिरिक्त इसमें व्यक्तिनिष्ठता भी अधिक होती है। वहीं पुरातात्विक साक्ष्य का दृष्टिकोण कमोबेश वस्तुनिष्ठ होता है। उसमें बाह्य हस्तक्षेप एवं फेरबदल की गुंजाइश कम होती है। वह सैकड़ों हजारों वर्षों से धरती के नीचे एवं धरती के ऊपर पड़े होते हैं। तीसरा, साहित्यिक साक्ष्य समाज के अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि जनसामान्य शिक्षित नहीं होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य समाज के अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि जनसामान्य शिक्षित नहीं होते हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य अभिजात और जनसामान्य के बीच भेदभाव नहीं करता है। साहित्यिक साक्ष्य समाज के अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि जनसामान्य शिक्षित नहीं होते हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य अभिजात और जनसामान्य के बीच भेदभाव नहीं करता है। अगला हेडिंग है, वर्तमान में पुरातात्विक साक्ष्य में कौन से नए आयाम जुड़े हैं? वर्तमान में पुरातात्विक साक्ष्य में कौन से नए आयाम जुड़े हैं? देखिए, वर्तमान में भारतीय पुरातत्व की परिधि भी काफ़ी व्यापक हो गई है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखती हैं। पहला, अब पुरातात्विक खोज में अति नवीन तकनीक का प्रयोग होने लगा है, यथा सैटेलाइट मतलब हिंदी में उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, रासायनिक प्रयोग, इनके माध्यम से नए क्षेत्रों में पुरातत्व के अन्वेषण का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा, पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन का दायरा भी काफ़ी व्यापक हो गया है, यथा इसके अध्ययन में भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र की पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन का दायरा भी काफ़ी व्यापक हो गया है, यथा इसके अध्ययन में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र की पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। मानव शास्त्र का उपयोग कर प्राचीन काल के कुछ समुदायों का जीवन समझने के लिए वर्तमान में भारत के कुछ क्षेत्रों में बसे हुए उस समुदाय के अवशेष से जीवन का अध्ययन किया जाता है। टी.डी. कौशाम्बी ने जीवित अतीत का नाम दिया था, अर्थात आज भी भारत में प्राचीन समुदायों के अवशेष मौजूद हैं। तीसरा, ये अद्यतन तकनीक के रूप में जीनोम तकनीक के प्रयोग ने जीवाश्म एवं मानव के अध्ययन में एक नया अध्याय आरंभ किया है। अद्यतन तकनीक के रूप में जीनोम तकनीकी के प्रयोग ने जीवाश्म एवं मानव के अध्ययन में एक नया अध्याय आरंभ किया है। कुछ दशकों से डीएनए
कुछ दशकों से डीएनए फुटप्रिंटिंग का विश्लेषण किया जा रहा था। परंतु पिछले एक दशक 2009 से ये डीएनए का अध्ययन प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से अधिक प्रामाणिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। अगला हेडिंग है पुरातात्विक साक्ष्य के अध्ययन की सीमाएं क्या हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के पास अपेक्षित संसाधन के अभाव के कारण मुख्यतः लंबवत खुदाई ही कराई जा सकी। भारतीय पुरातत्व विभाग के पास अपेक्षित संसाधन के अभाव के कारण मुख्यतः लंबवत खुदाई ही कराई जा सकी। क्षैतिज खुदाई बहुत कम की गई है। फिर भी क्षैतिज खुदाई में एक समस्या लोगों के पुनर्वास की भी आती है। दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य को भी हम पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं मान सकते। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। अर्थात राज्य की अभिलेखों में मुख्यतः राजकीय दृष्टिकोण ही व्यक्त हुआ है। राजकीय अभिलेखों में मुख्यतः राजकीय दृष्टिकोण ही व्यक्त हुआ है। यहाँ भी व्यक्ति निष्ठता आ जाती है। फिर कुछ अभिलेखों को उसके मूल स्थानों से हटा दिया जाता है। इस कारण भी भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, फिर जिस काल के अध्ययन में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध रहे हैं वहाँ इतिहासकारों के द्वारा पुरातत्व को द्वितीय दर्जा दे दिया गया है। प्रायः वे इतिहास लेखन मुख्यतः साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर करते हैं तथा पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग कर उन बातों को परिपुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। फिर जिस काल के अध्ययन में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध रहे हैं वहाँ इतिहासकारों के द्वारा पुरातत्व को द्वितीय दर्जा दे दिया गया है। प्रायः वे इतिहास लेखन मुख्यतः साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर करते हैं तथा पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग कर उन बातों को परिपुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हाल ही में डी.के. चक्रवर्ती, नयनजोत लहिड़ी आदि विद्वानों ने इस बात पर गहरी आपत्ति उठाई है और यह सुझाव दिया है कि पुरातत्व के द्वारा दी गई सूचनाओं को स्वतंत्र रूप में लिया जाना चाहिए तथा दूसरे आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। हाल ही में नयनजोत लहिड़ी ने अपनी अशोका नामक पुस्तक में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अशोक का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। राचेंज उसी प्रकार हाल में पुरातत्व के अध्ययन में पर्यावरणीय कारक के प्रभाव पर भी विशेष काम किया जा रहा है, परंतु भारत में इस पहलू पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड नामक ब्रिटिश विद्वान ने इस दिशा में पहल की थी। फिर हाल में M.N. राजगुरु एवं D.P. अग्रवाल जैसे विद्वान ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है।